नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ मुमताज बलोच हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, जो कि बलूचिस्तान की आजादी को लेकर उसे उसके लिए आवाज उठाने को लेकर काफी मुखर रही है। मुमताज को आपने मेरे शोज में देखा भी है। और बड़ी बात यह है, अब अगर बलूचिस्तान के लिबरेशन स्ट्रगल की बात करें, उसकी आजादी के संघर्ष की बात करें, तो बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर आया, जिसे ये कहा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान का संविधान है और इसमें सब धर्मों के लिए समानता की बात कही गई है। इसमें सब धर्मों के लिए रिस्पेक्ट की बात कही गई है। तो ऐसे में कितना ऐतिहासिक ये है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट भी बता रहे हैं। तो कैसे ये चार्टर जो है बनाया गया है, इसका आज सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि 8 फरवरी 2026 को मुमताज, ये माना जा रहा है कि आज का ऐतिहासिक दिन है बलोच लिबरेशन स्ट्रगल के लिहाज से। तो सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। नमस्कार। बहुत शुक्रिया मुझे एक दफ़ा फिर अपने शो में बुलाने के लिए। और आप बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर के हवाले से आज शायद बात करना चाह रही हैं। संविधान तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। जी जी जी। ये बलूचिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डॉक्यूमेंट है जिसे बलूचिस्तान की पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। ये एक रोड मैप है। इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है कि जो लिबरेशन स्ट्रगल है, इसका रोड मैप है कि मुस्तकबिल में जो बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क जब बनेगा, तो उसमें एक प्री एग्रीमेंट है, समझ लें, अपने लोगों के साथ और दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान किस तरह का एक रियासत मुल्क होगा, किस तरह की रियासत होगी, किस तरह का स्टेट होगा। तो उनके लिए एक क्लैरिटी है कि बलूचिस्तान मुस्तकबिल में आज़ादी के बाद इस तरह से इस रीजन में एक मुल्क की किरदार में सामने आएगा। और जहाँ तक आपने जो रिलीजियस प्रोटेक्शन की बात की है, तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनका जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो अपने आप में एक संविधान का किरदार अदा करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको बहुत ज़्यादा डिग्निफाई किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूँगा कि बलूचिस्तान आज़ाद नहीं है अब इस वक़्त, और बलूचिस्तान इस वक़्त खुद बलूचिस्तान के लोग ज़ुल्म का शिकार हैं, ब्रूटैलिटी का शिकार हैं। लेकिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की मैं बात करूँगा, हिंदू स्पेशली, सिख बहुत बड़ी तादाद में, क्रिश्चियंस भी बहुत बड़ी तादाद में बलूचिस्तान में रहते हैं। लेकिन उनको आज तक बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कोई जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है, वो कभी लूज़ नहीं हुआ। और हंगलाज माता का जो मंदिर है, वो भी बलूचिस्तान में है। आज तक उस पर कोई छोटा-सा भी मसला उसके साथ पेश नहीं आया। बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं, वो वहाँ पे जाके अपना जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो करते हैं, फ्रीली करते हैं। हालाँकि इस वक़्त बलूचिस्तान के लोग खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उनको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है उनके अपने पास भी। लेकिन जो जितना उनके बस में है, जितना वो कर सकते हैं, उस लिहाज से वो इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं और आइंदा भी फ़ॉलो करते रहेंगे। ये एक तरह से एक प्रूफ है कि बलूचिस्तान कितना मॉडरेट है, कितना टॉलरेंट है उसका कल्चर। और मज़हबी जो रिलीजियसली हम मुस्लिम हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम इंसानियत को पहले नंबर पे रखते हैं, ह्यूमैनिटी को पहले नंबर पे रखते हैं, और ये समझते हैं कि जो रिलीजन है, वो हर किसी का राइट है। उसको फ्रीली उस राइट को एक्सरसाइज करने की इजाज़त होनी चाहिए। क्योंकि आपने हिंगलाज माता का मंदिर का जिक्र किया, मैं ऐसे थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ
आपसे जानने के लिए, कभी आपने देखा कैसा दिखता है मंदिर, उसके आसपास आप गए हों, और मैं अगर गए थे तो कैसा दिखा, आपने क्या देखा, मतलब मैं या उस क्या सुना? मैं उसके अंदर अभी तक नहीं गया, क्योंकि वो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है। उस एरिया से मैं गुज़रा हूँ, मुझे वो एरिया पता है कि वो कहाँ पे वाक़ई है, पहाड़ों के अंदर है, और एक रिवर है, हिंगोल रिवर, उसके बिल्कुल बराबर में है। तो दोस्त काफ़ी सारे गए हैं, उन्होंने देखा है, वो अंदर भी गए हैं, तो बिल्कुल महफ़ूज़ है और प्रोटेक्टेड है। आज तक मैंने नहीं सुना कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई हो। हाँ, आइंदा शायद जिस तरह से हम इसका ज़िक्र कर रहे हैं कि एक प्राउडली हम इसको बता रहे हैं कि वी हैव बीन प्रोटेक्टिंग रिलीजियस मिनॉरिटीज़, शायद इससे पहले भी पाकिस्तान ये करता रहा है। डेरा बुगटी में जो बम्बारमेंट हुई, उसमें कोई 37-40 हिंदूज़ को मारा गया। वो नवाब अकबर खान बुगटी के साथ ही रहते थे, उनकी प्रोटेक्शन में थे। तो पाकिस्तान ने इसके अलावा बहुत सारे हिंदू बिज़नेसमैन्स को अगवा किया है, उनको मारा है, उनको कत्ल किया है, उनको भत्ता उनसे लेता रहा है। तो हो सकता है कल-कला को पाकिस्तान कुछ कर दे, तो उसमें तो हम अपने घरों को भी उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो जब चाहता है आके हमारे घरों को बमों से उड़ा देता है, जला देता है, तो वो कर सकता है। लेकिन बलूचों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आज तक किसी मिनॉरिटी को नहीं आई रिकॉर्डेड, कि बलूचों ने कभी कुछ इस तरह का किया हो। मैं आज आपसे एक वादा कर सकती हूँ कि बलूचिस्तान अगर आजाद हुआ तो मैं अदिति त्यागी उस मंदिर में जरूर पूजा अर्चना करने के लिए जाऊंगी। चलें, आपको वेलकम करेंगे। इस वक़्त तो मैं खुद बलूचिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन बलूचिस्तान जैसे ही आज़ाद होगा तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आई वुड गो बैक टू बलूचिस्तान, एंड आई थिंक आई वुड बी वन ऑफ द पीपल हू विल बी वेलकमिंग यू। चलिए, भगवान करे वो दिन जरूर आए और हम आगे बढ़े और इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएं। मैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनसे कहना चाहती हूँ कि मुमताज बलोच के साथ ये जो मेरी बातचीत है, अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और अदिति त्यागी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार मैं जो मेरे बलोच भाई बहन है इनके लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि इनकी आवाज उठाई जानी चाहिए। ये एक टॉलरेंट सोसाइटी है। यहाँ पर महिलाएं आज इस तरह का संकट झेल रही हैं कि उन्हें हाफ विडो कहा जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनके पति जिंदा हैं या वो मर चुके हैं। तो इनके दर्द की बात करना, इनके संघर्ष की बात करना, इनकी तकलीफों की बात करना, ये हम सबका दायित्व हो जाता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार बलोच वॉइसेस जो है वो आपको मेरे चैनल पर सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो मुमताज, अभी आपने कहा कि जब आजाद होगा बलूचिस्तान तो मैं वापस लौटूंगा। आप एग्जाइल में क्यों हैं? आप बाहर क्यों हैं? क्या वो हालात रहे घर पर कि आपको घर से जाना पड़ा, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी? मैं एग्ज़ाइल में इस वजह से हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में था, तो उस वक़्त मैं बलूचिस्तान की आज़ादी की जो तहरीक मूवमेंट है, मैं उसमें शामिल हुआ। एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, बीएसओ आज़ाद, तो मैं उसका मेंबर रहा। फिर मैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन में यूनिट सेक्रेटरी के ओहदे पे भी रहा। उसके बाद में एक स्टेप और आगे निकला और जो क्वेटा रीजन है उसका जनरल सेक्रेटरी बना। तो मेरी एक्टिविटीज़ थी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स में पार्टिसिपेट करना और स्पीचेस वगैरह, आर्टिकल्स लिखना, ये सारी चीज़ें मैं पार्टिसिपेट करता रहा था। तो एक टाइम आया जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो ग्राउंड पे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने देगा। तो ये डिसीजन ज़ाहिर-सी बात है अपने साथ ब्रूटैलिटीज़ भी लेके आया, और हमारे जो दोस्त थे, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर्स थे, उनको चुन-चुन के एक-एक करके उठाया गया और उनकी लाशें फेंकी गई। बहुत बड़ी तादाद में बीएसओ आज़ाद के खिलाफ एक स्टेट क्रैकडाउन हुआ, और सैकड़ों की तादाद में जो हमारे साथी थे,
उनको उठाया गया, गायब किया गया, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर किया गया, और फिर उनकी लाशें भी बहुत बड़ी तादाद में हमें रिसीव हुई। कुछ आज तक 15-15, 16-16 सालों से इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का शिकार हैं, और किसी को उनके बारे में नहीं पता कि वो आज ज़िंदा हैं, कि उनको मार के कहीं दफना दिया गया है। तो ये सिचुएशन थी, तो मेरे पीछे भी पड़ गए थे। अब मैं थोड़ा-सा शायद लकी था कि मैं उनके हाथ आने से पहले निकल सका। मैं निकल के सबसे पहले तो मिडल ईस्ट में शिफ्ट हुआ, ओमान में, तकरीबन 7 साल मैं वहाँ पे रहा। उसके बाद फिर मैं जर्मनी मूव हुआ, और तकरीबन आज 7 साल हो गए हैं मुझे कि मैं जर्मनी में रहता हूँ। तो टोटल इट्स 14 इयर्स ऑफ एक्साइल, तो मैं तकरीबन 14 इयर्स से एक्साइल में ही हूँ। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि जिस तरह का संघर्ष इस वक्त बलूचिस्तान में जो आपके भाई बहन हैं वो कर रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है और भी जो दूसरे संगठन हैं वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि घर वापसी जल्दी होगी? और ये जानते हुए भी कि आप जिस मूवमेंट से जुड़े हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, आप चार्टर लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको? क्योंकि 14 शहर, करीब करीब 78 अटैक्स, और पाकिस्तान को जिस तरह से घुटनों पर लेकर आए हैं बलूच फ्रीडम फाइटर्स। मैं जनरल से बात करी हूँ, आर्मी के जनरल से, वो कह रहे हैं कि इतना कोऑर्डिनेटेड तरीके से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हमला बोलना और घुटनों पर ला देना, ये बहुत कुछ कहता है और काबिले तारीफ है। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर एक दिन लौटूंगा। अगर मैं खुद नहीं लौट सका, मतलब उससे पहले मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ, मर सकता हूँ, मार दिया जा सकता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक फ्री बलूचिस्तान में ज़रूर सांस लेगी, क्योंकि जिस डिटर्मिनेशन के साथ बलोच यूथ इस वक्त इस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं, उससे उम्मीद नहीं, यकीन पैदा हो जाता है कि वी विल बी सीइंग फ्री बलूचिस्तान वेरी सून। जहाँ तक आपने इस हमले की मिसाल दी, ये हमला अपने आप में एक काबिल फ़ख्र हमला है, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स हु आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स फॉर द ग्रेटर कॉज। और उनके पास कुछ नहीं है, मतलब जिन इक्विपमेंट्स के साथ वो एक प्रोफेशनल आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, तो उनके पास जो इक्विपमेंट है वो उनका नेशनल करेज है। वो उस नेशनल करेज के साथ एक प्रोफेशनल आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पे कि पाकिस्तान आर्मी टैंकों के साथ शहरों के अंदर गश्त कर रही है। अब सिचुएशन ये आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी को अपने टैंक हमारे शहरों में लाके खड़े करने पड़े हैं। तो वो दिन थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस दिन हमारे पास ऐसे हथियार आ गए कि हम उसके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकें, हम उसके जो एयर बर्तरी है, हवाई बर्तरी, उसको थोड़ा-सा टैकल करने के पोज़ीशन में आ गए, तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान में घुसना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इस वक़्त हमारे लोग आते हैं, उनके पास उस तरह का हेवी इक्विपमेंट नहीं है। सिंपली एक गन है, और कोई बड़ा हथियार होगा तो कोई रॉकेट है, और उस रॉकेट से आप हेलीकॉप्टर्स को नहीं निशाना बना सकते, आप जेट तैयारों को निशाना नहीं बना सकते, आप टैंकों को निशाना नहीं बना सकते। तो उसके बावजूद उनको वो करेज लेके आता है, वो डिटर्मिनेशन उनको लेके आता है कि वो इस आर्मी के सामने मरने के लिए आ जाते हैं। तो ये एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि वी आर कैपेबल ऑफ सिक्योरिंग आवर लैंड। We need to be supported. We need to be given those helping hands that we need at the moment. ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें मारा जा रहा है, हमें कत्ल किया जा रहा है, हमें अगवा किया जा रहा है, हमें एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का शिकार बनाया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि बलूचिस्तान एक ऐसी ज़मीन है
जो इस पूरी दुनिया में एक किरदार अदा कर सकता है, स्पेशली फॉर द नेबरिंग कंट्रीज। जो एक इकोनॉमिक वॉर है, चाइना, अमेरिका और आसपास के दूसरे जो ताकतवर मुल्क हैं, उनकी नज़रें बलूचिस्तान पर हैं। और बलूचिस्तान में बलूच के कंसेंट के बगैर मुझे नहीं लगता कि एनीबडी कैन डू एनीथिंग। तो दुनिया की ताकतों को ये समझना पड़ेगा और उनको बलूचिस्तान के लोगों को इंगेज करना पड़ेगा और उनको वो हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे वो एक टेररिस्ट आर्मी का मुकाबला कर सकें। और आगे जाके द वन हु विल बी सपोर्टिंग अस डेफिनेटली विल बी आवर पार्टनर। जो रिसोर्सेज बलूचिस्तान के हैं उसमें बाकायदा उस कुव्वत की पार्टनरशिप होगी और बलूचिस्तान के लोग उसके साथ एक पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे। एक जो ब्रदरहुड पार्टनरशिप है, चाहे वो इंडिया की शक्ल में हो या फिर किसी दूसरे मुल्क की शक्ल में, बलूचिस्तान को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। नॉट फॉर अस बट फॉर देमसेल्व्स। लाइक वी हैव नथिंग टू लूज। हमारे पास सिर्फ एक जान है, वो पाकिस्तान आर्मी ले या खुदा ले, वी हैव नथिंग मोर देन दैट एंड वी आर गिविंग इट हैप्पीली। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट बलूचिस्तान से वाबस्ता हैं। दे हैव अ लॉट टू लूज, दे रियली हैव अ लॉट टू लूज। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि देयर इंटरेस्ट्स आर आल्सो ऑन स्टेक। Definitely our lives are on stake, but their interests, national security is also on stake. तो उनको ये जितना जल्दी समझ आ जाए, मेरे ख्याल से ये उनके लिए बेहतर है। तो इट्स नॉट लाइक इफ वी आर बेगिंग फॉर हेल्प, वी आर नॉट बेगिंग फॉर हेल्प, वी आर आस्किंग फॉर पार्टनरशिप। और हमारे साथ पार्टनरशिप करने में मुझे नहीं लगता कि नुकसान है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन बलूचिस्तान हैज़ अ लॉट टू ऑफर. Baloch nation has a lot to offer. The strategical location, the mineral resources, rare earth minerals, a lot we have to offer. तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा करेज की भी ज़रूरत है। तो आपको भारत से क्या चाहिए? और मैं जब आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो मैं एक स्कूल ऑफ थॉट है जो जब ये कहा जाता है कि भारत को जाना चाहिए, बलूचिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। मेरे जैसे लोगों का मॉरल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। भारतीयों का मुझे यकीन है कि जो भी आपकी दर्द भरी दास्तां से परिचित होगा, उनका फुल सपोर्ट है आपके लिए। लेकिन ये कहा जाता है कि भारत ने बांग्लादेश में लोगों को आजादी दिलवाई और उसके बाद आज जो हालात है वो सबके सामने है। एक थैंकलेसनेस की बात की जाती है। हालांकि दो अलग कौम है, अलग जियोग्राफिकली अलग लोकेटेड है और बलूचिस्तान एक आजाद आइडेंटिटी रखने वाला रियासत था। जब पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया, जबरन कब्जा किया, वो उस हिस्ट्री से मैं वाकिफ हूँ। लेकिन आप उन एप्रीहेंशंस को कैसे एड्रेस करेंगे जो कि एक वर्ग की है, एक सेक्शन की है, जो ये कहता है अरे भारत ने तो मदद की थी ना बांग्लादेश की, देखो। मैं इसका जवाब आपको टू नेशन थ्योरी को सामने रख के दूंगा। जो टू नेशन थ्योरी जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान तकसीम हुआ, वो तकसीम की बुनियाद डालने वाले कौन लोग थे? हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है। हमने आज तक टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की है। हमने आज तक ये नहीं कहा कि मुसलमान या मुस्लिम इज अ नेशन। मुस्लिम इज नॉट अ नेशन, इट्स अ रिलीजन। हम जो हमारा नेशन है वो बलोच है। तो एक तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों को इस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वी हैड नो रोल इन टू नेशन थ्योरी, इम्प्लीमेंटिंग ऑन टू नेशन थ्योरी, डिवाइडिंग हिंदुस्तान। बंगालीज हैड, वो टू नेशन थ्योरी के बिल्कुल पार्टनर्स थे। जितने पाकिस्तानी पंजाबी थे उतने ही बांग्लादेश के बंगाली थे। उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया इस बुनियाद पे कि वी बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन।
तो आपने अच्छा किया, आपने ट्राई की, लोगों को इस एक जुल्म से निजात दिलाया, लेकिन थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को देखें तो इट वाज क्रिस्टल क्लियर कि they will not be happily living with you guys, बट हमें कभी भी मुसलमानियत की बुनियाद पे कोई तकसीम डालने की कोशिश नहीं की है। हालांकि पाकिस्तान ने इसको बहुत रंग देने की कोशिश की है कि खान अफ़-कलात ने जो एक्सेशन ट्रीटी है उस पे साइन इस बुनियाद पे किए कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। बिल्कुल झूठ है ये। हमें हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ, हमने कोई विलिंगली पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हुए, बल्कि हमारी जो पार्लियामेंट थी उसने इस प्रपोज़ल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा हम आज़ाद रहेंगे, वी विल लिव फ्री। वी वर नेवर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया, वी हैड अ डिफरेंट आइडेंटिटी, और हमारा सब कुछ डिफरेंट था। तो वी हैव नो रोल इन डिवाइडिंग इंडिया, एंड वी विल नॉट हैव एनी रोल in hating Hindus and Indians. So this is something we can only verbally assure at the moment. But if India or अगर Indian, हिंदी बोलेंगे या उर्दू बोलेंगे तो ज्यादा लोग आपको समझ पाएंगे। सॉरी, मैं जी जी, मैं शायद निकल जाता हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, वो मैं समझ सकती अगर हूँ जी। इंडियंस को इसमें सिक्योरिटीज इश्यूज हैं कि भाई हो सकता है बलूचिस्तान के लोग भी कल बांग्लादेश के लोगों की तरह बन जाएं, तो थोड़ा सा तो इस बात पे यकीन और भरोसा करना चाहिए कि हमें हमारा कोई रोल नहीं था हिंदुस्तान को तकसीम करने का, नंबर वन। नंबर टू, if there are reservations, grievances, Indian leadership should sit with the Baloch leadership, and they should draw something, an agreement or a treaty or something in writing. Baloch people will be partners. Balochistan will be a partner country with India. So this is something I think the Baloch leadership can offer. ये बलोच लीडरशिप आपको ऑफर कर सकती है अगर इस पे सीरियसली सोचा जाए और इस पे काम किया तो जाए। बलोच लीडरशिप किसकी होगी? बलोच लीडरशिप किसकी होगी? बलोच लीडरशिप बलोच रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की होगी, बीएनएम की होगी, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की होगी, बीएलए की होगी, बीएलएफ की होगी। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, दे आर द रिप्रेजेंटिंग फोर्स। वो नुमाइंदा हैं बलूचिस्तान के लोगों के, और वही इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। आई थिंक अगर सीरियसली इसमें हिंदुस्तान या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पब्लिक डिसाइड करती है कि वी नीड टू टेक अ डिसीजन, तो देख वो एक कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं शायद, या फिर कोई मीटिंग या ऐसा कुछ जिसमें जो टर्म्स हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक पार्टनरशिप होगी तो किन टर्म्स पे होगी, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो मतलब ये सारी चीज़ें दुनिया में, यूरोपियन यूनियन की मिसाल ले लें। यूरोपियन यूनियन इस वक्त मेरे ख्याल से एक हमारे लिए एक लेसन है, लर्निंग लेसन है कि उससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है कि अगर 30 के आसपास नेशंस एक एग्रीमेंट पे पाबंद रह सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू नेशंस? दो नेशंस एक एग्रीमेंट को क्यों नहीं फॉलो कर सकेंगे? तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने की ज़रूरत है। प्लेस में काफी फूड फॉर थॉट है, और खैर कुछ डिसीजंस इनफैक्ट बलूचिस्तान के संदर्भ में फैसला भारत सरकार का होगा, और वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज के तहत, अपनी विजन के तहत भारत की सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हुए अपने डिसीजंस हमेशा लेते हैं, देश भारत के हितों को ऊपर रखते हुए। लेकिन हाँ, भारत का इतिहास ये भी रहा है, जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब दमन हुआ है,
तो आवाज उठाने वाला अगर कोई देश रहा है तो वो भारत ही रहा है। और बांग्लादेश के संदर्भ में देखा, हैरानी होती है मुझे आजकल जब मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच का बॉयकॉट कर रहा है बांग्लादेश के लिए। किस बांग्लादेश के लिए? जहां की नस्लें बदलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने कैंप्स लगा रखे थे बांग्लादेश में। तब एग्जैक्ट ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, औरतों के साथ रेप करती थी पाकिस्तानी आर्मी। आज उसी आर्मी का देश ये कहता है कि वो जहां वो नस्ल बदलना चाहते थे, जहां वो महिलाओं के साथ जाति करते थे, वहां उनकी चिंता है उन्हें। तो मतलब इससे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी और क्या हो सकता है? हो और सकता है से कल हो सकता है कल बलूचिस्तान आज़ाद हो तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ भी इस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने की कोशिश करे, लेकिन वी विल नॉट फॉरगेट व्हाट पाकिस्तान हैज बीन डूइंग विद अस। हम नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या करता रहा है। बलोच अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को बहुत अच्छी तरह से याद रखती है। और हमारे यहाँ तो दुश्मनी के हवाले से बहुत पुरानी दास्तानें हैं। अब बलोची में हैं, शायद वो आपको समझ नहीं आएंगी। नहीं, आप मुझे ट्रांसलेशन बता दें। बलोची में कहते हैं कि बेर बलूचानी तान दुसत साला चो लस्सई आहूगा दुदन ताने। इट मीन्स के जो बलोचों के रेवेंज का ड्यूरेशन है वो 200 ईयर्स से भी अबव है, और वो एक जवान हिरनी की तरह हमेशा वो रिवेंज बलोच के दिल में जवान रहता है। तो ये हमारी एक आइडेंटिकल सेइंग है कि वी नेवर फॉरगेट, वी नेवर फॉरगेट। हो सकता है कमज़ोर हैं, वो उस तरह से ताकत नहीं रखते कि उस तरह से जवाब दे सकें जिस तरह से हमें मुखातिब किया जाता है या हमसे कांटेक्ट किया जाता है। उस तरह का ताकत हमारे पास नहीं है शायद इस वक्त, लेकिन ताकत होगी तो जवाब देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ये जो आपने अभी जो हालात है बलूचिस्तान में, जैसे कि मैंने कहा 78 से ज्यादा हमले, 14 सिटीज टारगेटेड। आपने तो नहीं कहा मुझसे, लेकिन मैं जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करी तो वो बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से भी, कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी आर्मी घुस भी नहीं पा रही है, जहां उनको कदम नहीं रखने दिया जा रहा। तो मैं अभी ग्राउंड पर जो जी 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 अभी बताएं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो ऑपरेशन किया था, उसने उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंक्लूड किया है कि हमारा ऑपरेशन इस वक्त ख़त्म है। जंग तो ख़त्म नहीं है, ये ऑपरेशन ख़त्म है जो हेरोफ 2 उन्होंने लॉन्च किया था। 2.0। हम्म, इसको कंक्लूड करने का उन्होंने ऐलान किया है अपने सारे टारगेट्स अचीव करने के बाद। तो जहाँ जहाँ अभी पाकिस्तान आर्मी दोबारा जा रही है, वो इलाके बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑलरेडी छोड़ दिए हैं आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द मिशन व्हाट दे हेड। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तानी आर्मी को सिर्फ एक एडवांटेज है जिससे वो हमें पीछे धकेल सकता है, मार सकता है। वो उनकी एयर डोमिनेंस है कि उनके पास जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बलोच के पास, मतलब आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा जो बीएलए का लीडर है, वो एक मोटर बाइक पे बलूचिस्तान में घूम रहा है। तो मतलब हमारी इक्विपमेंट ये हैं जो बलोच के पास हैं, और इन इक्विपमेंट्स के साथ अगर वो एक शहर को 5-6 दिन तक मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तो देयर कैपेबिलिटीज़ आर बियॉन्ड इमेजिनेशन। उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर हमारे पास इक्विवेलेंट इक्विपमेंट हो बराबरी की सतह का, तो पाकिस्तानी आर्मी को मतलब वो सेकंड जो 72 का की वॉर थी, वो 1971। 71, सॉरी, हम्म 71 का जो वॉर थी, उसमें
पतलूनें उतरी थी पाकिस्तानी फ़ौज की और आज भी वो ढाका म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। तो इस दफ़ा शायद हम हिंदुस्तान की फ़ौज के बगैर उस तारीख़ को डबल करके दोहरा दें। बस हमें जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, उनके पास आप कितनी पतलूनें उतारना चाहते हैं? इंडिया ने 93,000 उतरवाई थी, हम इंडियन आर्मी ने। हम मिनिमम डबल ही करना चाहते हैं। नियरली 2 lakhs। डेफ़िनिटली। रखेंगे कहाँ उसको? बलूचिस्तान में हम एक स्पेशल म्यूज़ियम बनाएँगे। उसका नाम भी रखेंगे पतलून म्यूज़ियम, वहाँ रखेंगे। और पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल मुनीर की पतलून कहाँ होगी फिर? वो बलूचिस्तान के सबसे जो बुलंद चोटी है पहाड़, उसके ऊपर झंडा बनाएँगे, उसको लहराएँगे वहाँ पे। अच्छा चलिए, ये बताइए जो चार्टर है, आप लोगों का एक सपना है, चलिए आपके लड़ाके जिस तरह से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को घुटनों पर तो ला दिया उन्होंने, और जिस तरह से नींद उड़ी हुई है पाकिस्तानी फौज की, बहुत कुछ कह रहा है आपके लड़ाकों की कैपेबिलिटीज के बारे में, उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो चार्टर है, बलोच लिबरेशन चार्टर, इसमें क्या क्या बातें हैं और आगे का रास्ता क्या है? ये जो आप लोगों की मूवमेंट है, क्या ये अलाइंड है जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी जो दूसरे संगठन है इनके साथ, या आपकी एक सेपरेट मूवमेंट है, उनकी सेपरेट मूवमेंट है? जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो आर्म्ड नहीं है, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं आर्म्ड नहीं हूँ, तो हमारी पॉलिटिक्स उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करती है। हम बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं और हम हर उस फ़ोर्स को सपोर्ट करेंगे जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कोई न कोई अमल कर रहा होगा। चाहे वो बलूचिस्तान की जो आर्मी है, हम उसको भी मैं ज़ाती तौर पे सपोर्ट करता हूँ और हम हर उस शख्स या किरदार को सपोर्ट करते हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए इस वक्त कोई किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व्ड है, किसी न किसी तरह से कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाहे वो जंग के मैदान में है, चाहे वो डिप्लोमेसी के मैदान में है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रिपोर्ट करते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है। हमारा कोऑर्डिनेशन तो खैर जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ तो खैर नहीं है, उनका अपना एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत सारे हैं, इस वजह से वो अपना खुद देखते हैं। और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अपना अलग है, लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे को एक लाजमी समझते हैं कि बलूचिस्तान में हर फ्रंट पे लड़ने की ज़रूरत है। आपको मीडिया के हवाले से इस जंग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको डिप्लोमेसी के हवाले से इस जंग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको वार फ्रंट में जो बलूचिस्तान की ज़मीन है वहाँ पे भी पाकिस्तानी ब्रूटल आर्मी का सामना करना पड़ेगा, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ उस वक़्त होगा अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो सपोर्ट है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। चलिए मुमताज, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लैरिटी मिली आपसे बात करके आज। जो डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो काफी क्लैरिटी उस पर मिली। लेकिन अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है, आपको यानी दर्शकों को, तो आपको मुमताज के साथ मेरी इस बातचीत को करना है लाइक, इस वीडियो को करना है लाइक, इसे शेयर कीजिए ताकि बलोच आवाज जो है वो ज्यादा दूर तक सुनी जा सके और भारत में भी बलोचों को लेकर क्लैरिटी मिले। और साथ ही अदिति त्यागी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है उन आवाजों को आप तक पहुंचाने की जिसमें मेरा ज्ञान ना हो। बंद कमरे में बैठकर ज्ञान नहीं देती मैं, मेरा ज्ञान ना हो, बल्कि वो लोगों की आवाज आपको सुनाई दे जो ग्राउंड पर काम करते हैं, जिनका अपना संघर्ष है, दर्द है, उनको आवाज देना, ये अदिति त्यागी ऑफिशियल चैनल की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज, थैंक यू, आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने का। थैंक यू। थैंक यू एंड टेक केयर। You too.